बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थोड़ा विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा एक आला सती वफ़द इस वक्त अमेरिका में है। कल वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 4 मुल्कों का दौरा किया है और इसके बाद वो चीन भी जाना चाहते हैं और दूसरे अरब ममालिक में भी जाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी इस वक्त जो है वो राब्ता मुहिम जारी है दूसरे मुल्कों के साथ, और सफारती सतह पर जो है काफ़ी गहमा गहमी पाई जाती है। इंडिया के भी बहुत सारे वफूद जो है वो दुनिया में इस वक्त राब्तों में मसरूफ़ हैं, लेकिन सबसे अहम जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में एक आला सती वफ़द अमेरिका गया हुआ है, उन्होंने वहाँ एक बहुत अहम बात की है, बहुत अहम तजवीज़ दी है। इस पर जो है वो बात हज़म नहीं हो रही, कम अज़ कम मुझे तो, कि उन्होंने तजवीज़ दी है कि दहशत गर्दी के ख़ात्मा के लिए जो है वो ISI और रा को मिलकर काम करना चाहिए। ये बहुत अहम तजवीज़ है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब है और उसके बाद दूसरे दीगर ममालिक का दौरा है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज उन्होंने वज़ीर आज़म ने अमेरिकन सफारत खाने में ख़िताब करते हुए सदर ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा है कि जी सदर ट्रंप अमन के पैगंबर हैं, कशीदगी के मुखालफ हैं और हर किस्म की जंग के मुखालफ हैं, और पाक भारत कशीदगी में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। हम उनके साथ तजारत और दीगर मामलात पर जो है वो मिलकर चलना चाहते हैं। ये एक नए दौर का तल्कात का अमेरिका के साथ आगाज़ की भी उन्होंने बात की है। इन तमाम तरह इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं, और वीडियो कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। प्रोग्राम का आगाज़ हम ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम हबीब भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत अहम बात की है अमेरिका के दौरा पर। उन्होंने कहा है कि जी के दहशत गर्दों के खिलाफ रा और ISI को मिलकर काम करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप इस तजवीज़ को? बिस्मिल्लाह, देखें अपना वहीद भाई, ये बिलावल भुट्टो चले ठीक है, वो चंद महीने पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं PDM की गवर्नमेंट में 2 साल पहले। मेरा ख्याल है कि उनका इतना वो तजुर्बा नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है। अभी भी मैं देखा हूँ कि कुछ लूज स्टेटमेंट उन्होंने किए वहां जाके, जज्बात में कर गए हैं या कैसे। देखिए बात यह है कि अब रॉ और ISI का आपस में मिलके, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी इसका एक रिएक्शन आना शुरू हो गया है, और बड़े जो सीरियस जिम्मेदार लोग हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये एक इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। क्यों उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है भाई? रॉ तो करा रहा है सारा दहशत गर्दी के मामला AP में, बलूचिस्तान में। चले मैं मान लेता हूँ कि एक दफा जब पाकिस्तान और इंडिया का कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई पीस एग्रीमेंट हो जाता है कि जनाब बिल्कुल हमारे आपस में ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो ठीक है, उस वक्त जो बातचीत होगी, हमने हमेशा भी कहा है कि हम दहशतगर्दी पे बात करने को तैयार है, हम पानी के ऊपर बात करने को तैयार है, और जारी बात है कि और जो तजारत और ये मामला जो है बिल्कुल ऑब्वियसली कौन सी तो कश्मीर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ISI और रॉ जो है वो जनाब मिलके एक हिकमत अमली बनाए दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं उस चीज को अभी हमारी ये समझ से बाहर है और हमारी ये विजन में ये चीज आती नहीं। उन्होंने क्यों ये बात कह दी है, मेरा ख्याल है कुछ अर्से बाद इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। शायद बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, इम्पल्सिव हो गए, इमोशनल हो गए कि अमेरिका में बैठे हैं और जारी बात है बड़े बड़े टॉप पर्सनालिटीज को मिल रहे हैं, UN सेक्रेटरी जनरल हो गए और बाकी ऐसे टॉप लोग वहां पे, तो फिर जारी बात है वन गेट्स कैरिड अवे। रशिया की डेलीगेशन को भी मिले हैं न्यूयॉर्क में जो उनका पहला राउंड हुआ है, तो वन गेट्स कैरिड अवे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जब ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ये स्टेटमेंट्स कुछ पढ़ रहा था, फिर एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि मूडी जो है वो अमेरिका का टीमू है। अब टीमू एक बहुत बड़ी, आपको पता है, चाइनीज कंपनी है। तो मुझे समझ नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट डज ही वांट टू कन्वे। साथ उन्होंने नेतन्याहू का भी कहा कि वो उनकी बड़ी सस्ती कॉपी है।
हाँ आप देखें ना, सो मैं आपको बात जो आप कहना चाह रहे हो गौर से सुनो। हमें आदत है माजी में बड़े ही सुलझे हुए, बहुत ही तजर्बाकार और नहायत विजन वाले एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर, मुझे याद है 7 साल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहिबजादा याकूब खान 6 लैंग्वेजेस गालिबन वो बोलते थे। क्या वो दुनिया में छाए हुए थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के। जुल्फिकार भुट्टो साहब को ले ले, मैंने वो दौर भी उनका देखा हुआ है, बिल्कुल ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर। क्या वो यूनाइटेड नेशन में तकरीरें करते थे और एक ऑलराउंडर किस्म के आदमी थे, पढ़े लिखे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तजर्बा वगैरह ये वो, गवर्नमेंट में वजीर। और उसके अलावा फिर बाद में देखिए शाह महमूद कुरैशी डिड अ वेरी गुड जॉब एज द फॉरेन मिनिस्टर, और उनको आज भी लोग बड़े याद करते हैं। बल्कि लोग तो ये भी हद तक कह रहे थे कि अगर आज ये हालात खराब ना होते तो यकीनन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब एक्सपेक्ट करते कि इस डेलीगेशन में शाह महमूद कुरैशी साहब भी जाते। ठीक है ना जी, पाकिस्तान की इस टीम में ऑब्वियसली नॉट इन द बिलावल, बट लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि तो द पॉइंट इज दिस के यू आई थिंक बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न कि क्या बोलना है। एक लफ्ज को चुनाव जो होता है एक फॉरेन मिनिस्टर का, ये कोई सियासी जलसा तो है नहीं है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के करें। वहां पे जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, मैंने वहां पे थिंक टैंक्स अटेंड किए हुए हैं, आपको पता मैं 4 साल इंडस्ट्री में रहा हूँ, हमने वहाँ थिंक टैंक्स अटेंड किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, अपने डिप्लोमैट्स को मिले हैं, पेंटागन में जाते थे। एक लफ्ज नाप तोल के आपने बोलना होता है, ये याद रखें आप। सही, बिल्कुल। बिकॉज वो आपका सिर्फ ड्रेस नहीं देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि आप कैसे अपने अल्फाज का चुनाव आपका क्या है, आपके अल्फाज की डिलीवरी कैसे है, आपकी सोच क्या है। आप बिकॉज यू रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल ये डिप्लोमेसी इज एन आर्ट। हर ये नहीं है कि अगर आप वो खास आपकी बैकग्राउंड है तो आप बस जनाब बड़े कामयाब डिप्लोमेट होंगे। नो सर, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रियली गो थ्रू द मिल। सो बेशक अपना उनके साथ आप देखें जलील अब्बास जिलानी साहब थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट, फिर एक वो तहमीना जंजुआ, वेरी सीनियर डिप्लोमेट, शेरी रहमान जो कि अमेरिका में मरी सफेदी 1-1.5 साल रही हैं। ठीक है ना जी। तो मुझे हाँ वो हिना रबानी खान साहब मिनिस्टर फॉर स्टेट, और दूसरा यहाँ मेरा एतराज ये भी है कि भाई व्हाई सो मेनी पीपल, आपको ऑपोजिशन का भी एक बंदा होना चाहिए था ताकि एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टीम जाती वहां पे जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह और मुस्बत तरीके से प्रेजेंट करती। और ठीक है बिलावल साहब कर रहे हैं, लेकिन उसमें इसकी जाती प्रोजेक्शन भी बड़ी हो रही है। ऑब्वियसली वो एक यंग आदमी है, एम्बिशियस आदमी है, उनके सामने फॉरेन मिनिस्टर तो रह चुके हैं, वो तो जाहिर बात है ही मस्ट बी ड्रीमिंग अबाउट बीइंग द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करें पूरी इंटरनेशनल फोरम पे। ब्रिगेडियर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं जरा टेक ले लूं फारूक बंगई साहब से। जी फारूक बंगई साहब, ऐसे लग रहा है जैसे बिलावल भुट्टो साहब वहाँ कोई शुगर लगाने गए हुए हैं, हालांकि जो उन्होंने बात कर दी वो तो पाकिस्तान के नैरेटिव के बिल्कुल मुतसादम है। हम तो जो है वो रोना ही रो रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो राग करवा रहा है पाकिस्तान में। तो अगर ये राज से ही वो कहते हैं कि उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, ये तो वो वाला मामला बन जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है जी, और मैं तो इसको बिल्कुल अपोज करूंगा। ये ऐसे है जैसे आपने छत बनाई, मतलब दीवारें कड़ी नहीं की ऊपर से छत बनाने की कोशिश करते हैं। आपको जो यू शुड टू ड्रॉ द लाइन, जो असाइनमेंट आपको दी गई है लाइन, उस पर आप काम करें, डिप्लोमेटिक आप रास्ता हमवार करें मुज़ाकरात के लिए। आपको तो ये बताएगी आप लोगों से राब्ते करें, मुज़ाकरात होनी चाहिए, उसको एजेंडा जो है ना वो तय होना है। बाकी मुज़ाकरात के टेबल पे आना नहीं चाहता है और आप उसको इस किस्म के ऑफर करते हैं। आपको पता है कि ये रात तो खुद प्रॉक्सी में इन्वॉल्व है, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। आप क्या चाहते हैं ये इस तरह बातचीत उसके साथ जवाब करते हैं? बंगई साहब, इससे पहले भी मुझे याद पड़ रहा है एक दफा कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ था और उसमें इंडिया ने कहा था कि जी हमारे चीफ जाएंगे वहां जाकर के DGSI जाकर के उनसे बात करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। और आप देखिए इंडिया का आप इस वक्त एटीट्यूड देखे डिप्लोमेटिक आपके साथ ऑलरेडी इस पे जो है ना सार्क कन्वेंशन ऑन सुप्रेशन ऑफ टेररिज्म मौजूद है जो हमने साइन किया हुआ है, और उसमें भी तमाम मतलब बॉर्डर से जो टेररिज्म होते हैं क्रॉस द बॉर्डर
टेररिज्म की बात होती है, उसके अलावा और इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उस लेवल पे वो बात नहीं करना चाहते, और आप इतनी बड़ी ऑफर उसको दे रहे हैं। सबसे पहले तो बात है कि अपनी हरकतें दुरुस्त करे, वो प्रॉक्सी छोड़ दे, वो दहशतगर्दी तो खुद दहशतगर्दी कर रहा है वो इदारा, हम उसके साथ कैसे बैठ करके बात कर सकते हैं? ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। जी ब्रिगेडियर साहब, चलें, ये एक इशू है, इस पे अब वजाहत भी आ जाएगी और इस पे हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आएगा, मे भी कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो है अपनी एक सोच हो, उनकी एक अपनी ज़ाती तजवीज़ हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि कल वज़ीर आज़म जो हैं वो जा रहे हैं सऊदी अरब, और उसके बाद मेरा ख्याल मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे ममालिक में भी उनका इरादा है जाने का, चीन भी जाने का इरादा है, पहले भी उन्होंने 4 ममालिक का दौरा किया है। तो अब ये एक नई बदलती हुई सूरत हाल में जो सफारती सरगर्मियां हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, होता है कि एक इतने आप इंटेंस मार्केट से हम गुजरे हैं, जो 5 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है इंडिया के साथ, और जिसमें जारी बात है एंड में हमें तो बहुत बड़ा एज मिला है इंडिया के ऊपर, दुनिया भी मानती है, दुनिया तस्लीम कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बिकॉज ऑफ दैट वो जो हमने उनके 6 या 7 जहाज उनके गिराए, पता नहीं, मैं तो मुझे तो ज्यादा याद है 7 का फिगर है, अभी वो 6 की बात की जा रही है, बिलावल साहब भी 6 का फिगर कर रहे हैं, आई डोंट नो, तो दे हैव टू बी वेरी श्योर कि इट इज 6 और 7, लेकिन बहरहाल हम अज्यूम करते हैं कि इट इज 7, जिस तरह पहले हमें कहा गया, बताया गया था, और बात भी सही है, शायद यही होगा। तो इसमें इसको अंग्रेजी में मैं कहता हूँ वी आर राइडिंग अ वेव, हम एक जो वेव का जो क्रस्ट है ना, हम उसको राइड कर रहे हैं, जिसमें सजदी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे नमूदार हुआ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। हमारी आर्म फोर्सेस की बड़ी मैं समझता हूँ इज्जत अफजाई हुई है। सडनली मिडिल ईस्ट कंट्री पे देखिए, वो ये पाकिस्तान को तो हम समझ रहे थे कि ये जो हमारे मुल्क के लोग हैं, वो भाई लोगों इन्होंने कर क्या दिया, देखो फिर वो हमारी तरफ अब देखना शुरू हो रहे हैं। और तो लिहाजा उसके जिसको कहते हैं ना, उसकी 5 दिन की लड़ाई की जो ग्लोरी है, उसमें जो हम से गुजर रहे हैं, अभी भी हम उस फेज से गुजर रहे हैं, तो उसमें फिर डिप्लोमेसी आती है। हम चाहेंगे कि अपने जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, हमें मॉरली इंटरनेशनल हमें सपोर्ट किया है, बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छी बात है, ये 4 मुल्क का दौरा हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखें, हम बार बार उठते हैं, जाते हैं सऊदी अरेबिया, मानते हैं सऊदी अरेबिया सबसे हमसे क्लोजेस्ट टू पाकिस्तान, कोई शक नहीं है, हमारे बहुत ही डीप रूटेड ताल्लुकात हैं। उसी तरह से हमारी चीन के साथ हैं, चीन भी हम बहुत रेगुलरली जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज तक खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पीडीएम गवर्नमेंट के दौर से लेकर अब तक, मेरा ख्याल है कम से कम 1 दर्जन दौरे तो किए होंगे ना सऊदी अरेबिया। उठे सऊदी अरेबिया, भाई अब वक्त आना चाहिए कि क्या हमारी सफारतकारी इतनी कमजोर है और इंटरनेशनल लेवल पे कि क्या हम सऊदी अरेबिया के जो फर्मा वो जो है क्राउन प्रिंस है MBS साहब, कितने अरसे से उन्होंने कि जी वो उनको हम कह रहे हैं आप आए पाकिस्तान, आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का दौरा करें, हमारी इज्जत अफजाई करें। और भाई उनको भी तो आना चाहिए, क्या हम भी दौरे करते रहेंगे सऊदी अरेबिया को? तो जाहिर बात है, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। हम उनके जाके हर किस्म की हमारी उनसे हम चीजें शेयर करते हैं, दफाई मामला हो गए, इकोनॉमी के मामला हो गए, तो इकोनॉमी में हमारी मदद करते हैं। लेकिन कोई जरा 2-way ट्रैफिक होनी चाहिए, ये नहीं कि हम ही भाग के हर जगह जा रहे हैं। अब मैं तो आज बड़ा खुश हुआ कि बेलारूस जो है वहां पे, वैसे तो पूरे हमारे मोहतरम शरीफ साहब चली गई थी आज से 5-6 हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो, तो लोग भी हैरान यार बेलारूस में क्या हमारी खास बात है। 26 दिसंबर को भी वो आए हुए थे, जब वो झगड़ा हो रहा था इस्लामाबाद में और उनके हेड ऑफ स्टेट आए थे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो जनाब, डिस्पाइट द फैक्ट कि बेलारूस तो मुझे नहीं याद है कि कोई उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में, जिस तरह अजरबैजान ने किया है, जिस तरह तुर्की ने किया है, और एक दोस्तों चीन तो है जिन्होंने हमें इतना आउट ऑफ वे जाके हमें सपोर्ट किया मॉडर्न इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये जो जंग हुई है, बेलारूस का आज डिफेंस डेलीगेशन जो है वो आया वो पाकिस्तान, वो दे मेट द प्राइम मिनिस्टर। सो तो थोड़ा सा हमने अब ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इस दौर में मैंने पहले कहा कि अभी बड़े ममालिक पाकिस्तान से राब्ते बढ़ाएंगे दिफाई मामला के हवाले से, कि जनाब इनके पास J-10 है, J-10 की टेक्नोलॉजी है, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी है, साइबर टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे पास है।
चीन के साथ हमारी इतनी वो है अवैक्स हमारे पास हैं, और किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को न्यूट्रलाइज किया है। पाकिस्तान के पायलट्स आर एक्सट्रीमली वेल ट्रेन्ड, तो हमें पाकिस्तान की एयरफोर्स की महारत, पायलट्स की ट्रेनिंग, हमें उसमें भी जाना चाहिए। अजरबैजान जिसको हम सुन रहे हैं कि $4.2 अरब के, वेरी गुड, वो 40-50 J-17 पाकिस्तान से खरीदने का सोच रहे हैं। तो शायद ये वजह है कि अब ये छोटे ममालिक हैं, ये भी पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं और बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस मार्के का, जिसमें हमें एक फतह मुबीन हासिल हुई है। लेकिन एक और खबर जो है वो मेरी नज़र से गुजरी थी कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के ट्रूप्स जो हैं वो फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये क्या रूटीन की एक्सरसाइज है या फिर किसी को तैयारियों का पेश खैमा है? ये देखिए, बात बड़ा क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंडसेट है, जिस तरह उनकी इतनी बदनामी हुई है, जग साई पूरी दुनिया में, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बल्कि इंडियन सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की, जो कि इतनी पूरी परफॉर्मेंस रही है 4 दिन की जंग में, तो जिस तरह पाकिस्तान ने उनके साथ जो कर दिया, हशर कर दिया, मैं समझ वो देखिए, वॉट एवर बी द केस, दे विल, अभी नहीं, चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद, जब भी उनको मौका मिलेगा, उस वक्त तक तो वो सुबह शाम दहशतगर्दी ये काम करवाते रहेंगे। ठीक है ना जी, पानी का उनके जो हमले वो जारी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है चिनाब के पानी के साथ। तो मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता हूँ कि वो आएंगे दोबारा हिसाब बराबर करने के लिए या वन अप होने के लिए, वो कोई ना कोई मुहिम करेंगे, ये याद रखिए मेरी बात। तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपना गार्ड सिक्योरिटी का लोड नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि हम और ज्यादा अपनी आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बिल्कुल तैयार रखें। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जारी रहनी चाहिए। हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है पिछले चंद सालों में, हम रूस के साथ, तुर्की के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, चीन के साथ, हम ये करते हैं। सारी डिफेंस रिलेटेड हमारी एक्सरसाइजेज होती है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, ये एंटी टेररिज्म रिलेटेड हो, चाहे वो नेवल एक्सरसाइजेज हो, एयर एक्सरसाइजेज हो। तो ये एक्सरसाइजेज हमें करते रहनी चाहिए, और ये सिर्फ ये शो करता रहेगा कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है, ताकि एनी टाइम अगर इंडिया फिर को मुहिम जो करे तो हम उनका उसकी तरह मुंह तोड़ जवाब दे, उसके सख्त जवाब दे। और इंडिया तो जाहिर बात है, अगर उन्होंने कोई दोबारा एडवेंचर प्लान कर रहे तो वो तो जाहिर बात है, एक्सरसाइजेस करेंगे, तैयारी करेंगे, अपनी ऑपरेशन फिटनेस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ये उनका हक है, करते रहेंगे। बट हमने जो अपनी तैयारी है उसको करना है। ठीक, हमने हर सूरत तैयार रहना है। ब्रिगेडियर साहब, बात गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तजवीज़ पर और उनके दौरा अमेरिका पर, और वज़ीर आज़म जो कल सऊदी अरब जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरे ममालिक का दौरा किया है और पाकिस्तान सफारती महाज पर जो सरगर्मियाँ दिखा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, ये सफारती महाज पर एक्टिविटीज़ तो आपके इल्म में है। अच्छा, ये मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं इंडिया को, और इंडिया अभी तक जो है वो इस तरफ नहीं आ रहा। ये बताइएगा कि क्या जो इस वक्त हमारा एक सफारती महाज खुला हुआ है, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे इंडिया को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए, या कि अभी जो मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी पूछा था कि दोनों मुल्कों की अफवाज जो है वो दोबारा एक्सरसाइज में पड़ गई हैं। पाकिस्तान में भी अफवाज के ट्रूप्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंडिया में भी। तो ये किस किस्म के इशारे हैं, मामला किधर को जा रहे हैं? ये साहब, पहली बात तो ये है कि हम बहुत लेट हो गए हैं। अच्छा जी, 20 दिन बीच में गुजर गए। ये मामला डिफ्यूज हुआ है 10 तारीख को जी, और उसके बावजूद भी हमें कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त। अभी हमने मुहिम शुरू कर दी है, एक डेलीगेशन, दूसरे डेलीगेशन। हमें इससे पहले जो है 10-15 दिन में चाहिए, ताकि हम रास्ता हमवार कर लेते, माहौल बना लेते मुज़ाकरात का। सबसे पहली बात तो यह है कि कम्प्रिहेंसिव डायलॉग पे उसको लाना, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, और वो खुद नहीं आएगा, उसको लाया जाएगा। इस सिलसिले में मैं जो है ना, और मार्को रूबियो से जो मुलाकात है, बातचीत है, उसको मैं संगमील करार देता हूँ। वहां से पता चलेगा कि हम
मुज़ाकिरात से कितना दूर है हमें पता चलेगा अपनी मंजिल से। ठीक। दूसरी बात उसमें यह है कि फिर जो है वो उसमें क्या नाम है, लाइंस जो हमारी है रेड लाइंस, उसमें जो है ना क्लैशेस बिटवीन द रेड लाइंस है, वो हमारा जो एजेंडा है उसमें बड़ा फर्क है। ठीक। वो कहते हैं मैं आज़ाद कश्मीर पे बात करूंगा, टेररिज्म पे बात करूंगा। हमने कहा नहीं जी, आप हमारे साथ कश्मीर पे भी बात करोगे, दहशतगर्दी पे भी बात, पानी पे बात करेंगे, और सबसे पहले अभी उन्होंने टॉप पे इंडस वाटर ट्रेटी को रखा हुआ है, उस पर बात करोगे क्योंकि आपने उसको ब्रेकेट किया है इसके साथ। फिर उसके बाद कश्मीर है और थर्ड पॉइंट हमारा टेररिज्म। अच्छा खान साहब, इसमें मुझे जो नजर आता है ना वो ये है कि ये सारा मामला जो है ना वो अब अमेरिका के हाथ में है कि अमेरिका किस हद तक दबाव डालता है, क्योंकि ग्रंटर इसमें अमेरिका है और ये जो सीज फायर है ये सर इस वक्त इंडिया माने या ना है ना, माने, मेरी बात सुनिए, इस वक्त आपका सीज फायर सिर्फ डीजी उमो के दरमियान हॉटलाइन पे है बस, और एक एक्स पे जो एक्सप्रेशन है उस पे सीज फायर है और उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ठीक है। वो जब आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने इसको बड़ा सीरियस सिग्नल करार दिया था जो मार्को रूबियो ने राब्ता किया था। हाँ जी। अब उसकी मुलाकात भी सीरियस सिग्नल है, यहां से हमें पता चलेगा हमने कहां जाना है। ठीक है। अमेरिका के जरिए हमने और बाकी भी हम माहौल जो बना रहे हैं, फ्रांस के वो जो है ना वहां पे मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात हुई है, उसने भी यकीन दहानी कराई है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये है कि हमने एक सफारती मुहिम जो चलाई है, इसका हमने माहौल बनाना है कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ जाए। उसके बाद फिर प्लेटफार्म तय होगा, किस प्लेटफार्म पे बात होगी जी, प्लेस कहां बात होनी है, किस लेवल पे बात होनी है, किस टाइम बात होनी है, ये चार चीजें तय होगी। जहां तक प्लेटफार्म का है, प्लेटफार्म तो मेरे ख्याल में इस वक्त शिमला तो कुछ हो नहीं सकता है। अब बात उस तरह होगी कि जैसे एक आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीडिएट किया जा रहा है, आप देखिए इसके साथ ईरान के साथ ओमान में, और इससे पहले जो ना हाई लेवल कई मुज़ाकरात हुई हैं उसमें मुख्तलिफ ममालिक की, रशिया यूक्रेन के, तुर्किया में, फिर रियाज में हुई है, रियाज में हुए हैं। अब ये है कि हमारे पास भी मुख्तलिफ इस किस्म के मौजूद है प्लेसेस दी गई, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदिया, कतर, कहीं भी एक जगह पे वो मुल्क जो है मीडिएट करेगा, लेकिन उसको सरपरस्ती निगरानी इसकी अमेरिका की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप इसमें एक लाइन देगा आपको कि आप ये करें तो उस वक्त वो काबू में आएगा, वरना वो काबू में नहीं आएगा। ठीक, एक चीज तो है। फिर उसमें जब आप लेवल मतलब है कि टॉक्स की बात किस लेवल पे होगी, वो भी है कि आप ना खारजा सेक्रेटरी लेवल पे मुज़ाकरात करने, या डेलीगेशन लेवल पे करने, या फिर फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे करने। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें अगर खारजा सेक्रेटरी के लेवल पे कोई चीजें तय हो जाए, क्योंकि आपने उसके पहले मुज़ाकरात का जो है ना वो एजेंडा तय करना है। ठीक। और उसके बाद अगर डेलीगेशन लेवल पे हो जाए, क्योंकि इस तरह नहीं जैसे अभी गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया, इसके लिए एक माहिरीन को जाना चाहिए, डेलीगेशन लेवल पे होने चाहिए मुज़ाकरात, उतार चढ़ाव हो उस पर काबू पाना है, और उसके बाद कहीं फिर नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे कुछ तय हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक। अच्छा खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सारे मामला बतदरीज ही तय पाएंगे और अभी तो इस तरफ लाना पड़ेगा और पाकिस्तान को उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए कि इंडिया को जो है वो डायलॉग की तरफ लेके आया जाए, और इसमें अमेरिका का जो है वो बुनियादी रोल होगा। और तवक्को यही की जा रही है कि अमेरिका इसमें इस वक्त जो मूड नज़र आ रहा है वो अमेरिका इसमें अपना रोल अदा करेगा और दोनों मुल्कों को डायलॉग की टेबल पर लाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन दूसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ तो ये सफारती महाज पर ज़ाहिर है राब्ते भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के जो इस वक्त ट्रूप्स जो हैं वो दोबारा सरगर्मियां दिखा रहे हैं, तो क्या कोई शायबा ऐसा तो नहीं है कि दोबारा कोई मामला ख़राब ना हो जाए? देखिए सर, मेरा ख्याल है कि वो टाइम लेगा, इतना जल्दी वो नहीं करेगा, वो बिल्डअप साथ साथ बिल्डअप करेगा, आपको इंगेज रखेगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं आ सकता है और आ भी सकता है, क्योंकि चोरी तो बगल से नहीं निकालेगा वो, चोरी उसके बगल में है, पहली बात तो ये है। और हम भी जो है ना बाखबर है यार, दूसरी तरफ मतलब अपने हमारा जो दफाई इकदामात है वो तो हम करेंगे, और इस सिलसिले में अगर आप देख लें एक्सरसाइजेस तो इसलिए हम कर रहे हैं, पहले भी आपको पता है जब वो मुज़ाकरात की हमने ऑफर की थी, मतलब है कि गैर जानिबदार इंक्वायरी की थी, थर्ड पार्टी इंक्वायरी हमारे साथ करे, तहकीकात की बायलेटरल करे, तो वो उस पर नहीं आ रहा था, लेकिन हम अपनी दफा से गाफिल नहीं थे, हमने अपनी तैयारी की हुई थी जी, लैंड पे, सी पे और एरियल भी जो भी था।
اب بھی یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کچھ کرے گا تو میرے خیال میں اس کو اور سخت جواب دیا جائے گا. ٹھیک. کیونکہ دیکھیں نا اس دفعہ جو ایئر فورس نے جو اس کو کل چین کہتے ہیں, کل چین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں اس کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے, جو اس کے بہت بدنامی ہوئی ہے, وہ صرف 40 منٹ کا ایکشن تھا. ٹھیک. اس میں اس کو اڑا کر کے رکھ دیا پہلے سیشن میں جو ہوئی تھی اس کے راؤنڈ میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایئر فورس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اب انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جناب ہمیں پھر 2 دن ہمیں لینڈ کرنا پڑا جہازوں کو جی, اور ہم تیاری کر رہے تھے اپنے ڈرا بیکس کا جائزہ لینے کے لیے نا. اس کے 2 دن بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ سائز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ایئر فورس فلیٹ کے اور دوسرا اس میں بہت مطلب ہے کہ وہ تو لارجر ہے اس کمپیئر ٹو پاکستان. لیکن ہمارے پائلٹس کی جو ٹریننگ اور آپریشنل ریڈینس ہے نا, کمال کی ہے. یہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, میں پہلے بھی ایک بات بتایا تھا کہ ہماری جو ڈرون کیپیبلٹی ہے بہت مضبوط ہے. کہا تھا نا میں نے جنگ سے پہلے کی بات, اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک. ٹھیک. اچھا بنگئی صاحب, اس پر اور بھی مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے سفارتی محاذ پر ہونے والی سرگرمیوں کی. اس کے علاوہ جو دونوں ملکوں کے افواج میں دوبارہ سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں اور مشقیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے افواج میں روٹین کی مشقیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آج کل کے جو حالات ہیں سیز فائر ہونے کے باوجود اس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں یہ الارمنگ بھی ہوتی ہیں. تو اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. پھر وزیر اعظم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں, اور خاص کر کے امریکہ کے حوالے سے آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے, اور اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اچھے ریلیشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور توقع ہم یہی کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں جو ہے امریکہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. ناظرین, یہ جو مارک کا حق ہوا ہے بنیان المرصوص, اس میں یقینی طور پر جہاں افواج پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, وہاں اقوام کا پاکستانی قوم کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے, یہاں سیاسی جماعتوں کا بھی, یہاں میڈیا کا بھی لیکن ہم بھی اس میں جو ہے میڈیا کو کریڈٹ دینا چاہیے, اور لازمی طور پر اس پر جو ہے افواج پاکستان نے بھی اور سیاسی حکومت نے بھی میڈیا کو بھی کریڈٹ دیا ہے کہ ہم نے بڑی ذمہ دارانہ صحافت کی ہے. اور جو ہم پر ایک الزام تھا جھوٹ کا اور فرضی بیانیے کا, تو پاکستان کے میڈیا نے بڑا رسپانسیبل جو ہے وہ کردار رہا ہے اس کا. ہم ٹی وی ٹوڈے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ٹی وی ٹوڈے نے بھی اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا, اور ہم اس پر گفتگو کریں گے. لیکن یہاں ایک وقت ہوا ہے ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے وقفے کا, تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو فتح مبین ہمیں حاصل ہوئی ہے اس میں ہر شعبے نے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا. میں صرف ٹی وی ٹوڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس دن پہلے دن پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس پر ہم نے پروگرام کیا تھا, اور فاروق بنگئی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ اس پر جو ہے انڈیا لازمی جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا, اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور وہی کچھ ہوا. پھر ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جنگ کے پہلے فیز میں جو ہے وہ اٹیک ہوگا اور پاکستان اس کا بڑا بھرپور جواب دے گا, اور وہی ہوا, پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ پاکستان جواب دے گا تو پھر جو ہے وہ سفارتی محاذ گرم ہو جائے گا, اور ڈپلومیٹک سطح پر جو ہے وہ اس کو فورسز جو ہیں وہ اس میں انٹر ہو جائیں گی, اور وہ اس کو رکوانے کی کوشش کریں گی. اور پھر ویسے ہی ہوا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب مارکو روبیو کا فون آیا تو ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ شاید اب جو ہے وہ پاکستان نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا.
تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں درست ثابت ہوئیں. جی اس حوالے سے ہم فاروق بنگئی صاحب سے جانتے ہیں. جی فاروق بنگئی صاحب، ہمارے جو جتنے پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی اور بڑی جو ہے اس کا کریڈٹ ٹی وی ٹوڈے کو جاتا ہے کہ ہم نے بڑی کریکٹ انفارمیشن اپنے ناظرین تک پہنچائیں. آپ نے بھی بہت اچھی جتنے بھی آپ نے پیشین گوئیاں کی یا آپ نے تجزیہ کیا وہ درست ثابت ہوا. تو کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی یا آپ نے میاں نواز شریف کی طرح یہ جنگ ڈیزائن کی ہوئی تھی؟ یہ سب بات ہے کہ یہ تو پوری قوم نے جو ہے نا، پوری قوم نے اس میں حصہ لیا ہے جی، اور یہ نصر من اللہ ہے. بس پہلی بات تو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی خاص ہماری اوپر. ہاں صحیح، ہاں کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پولیٹیکل فورسز نے بھی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. آرمڈ فورسز جو ہے وہ تو فرنٹ پہ لڑ رہی تھی جی، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پولیٹیکل فورسز کے علاوہ آپ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، سب نے حصہ ڈالا ہے صحیح، اور ٹکا کر کے مطلب اتحاد کا مظاہرہ کر کے انڈیا کو جواب دیا ہے. یہ اجتماعی فتح ہے ہماری قوم کی. پہلی بات تو یہ ہے. باقی چیز یہ ہے ٹی وی ٹوڈے نے جو کچھ آپ جیسا فرما رہے ہیں ظاہر ہے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں جی، اور ناظرین تک وہ باتیں پہنچائی ہے جو بالکل انفارمیشن پر اور کوئی مطلب ہے کہ معلومات جو ہمیں جو ان معلومات تک رسائی تھی وہ ہم نے پہنچایا ہے. ڈیزائن ہم نے نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا اس میں میرے علاوہ یہ نہیں ہے کہ میں نے بتایا، کئی چیزیں جنرل لودھی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہاں بتایا تھا کہ جی شروع وہ کریں گے ختم ہم کریں گے. برگیڈیئر فاروق صاحب نے بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جی، کہ جی یہ جو ہوگا وہ کل بھی کوئی میزائل پھینک دے اور یہاں پہ ایگریشن کرے، کچھ بھی اس سے مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے کر سکتے ہیں کچھ. اور کرنل جاوید ظہور صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جناب وہ آپ دیکھیں وہ کرے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم تیار ہے کہ ہم بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کہا تھا آج یہ 2 دن جو ہے نا آج کی رات اور 1-2 دن بہت اہم ہے. حالانکہ ایک بڑے مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اخبار کے حوالے سے ایک سٹوری آئی بریکنگ نیوز، لیکن اس وقت میں ہم نے کہا نا بھائی کہانی کچھ اور ہے. ہم گھروں کو پہنچے تھے کہ حملہ ہو گیا. جی، یہ جو چیزیں ہوتی ہے سر ان پٹس آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. اب فرسٹ راؤنڈ جو میں نے کہا تھا اس لیے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں تھی اس میں. ایک تو ٹرمپ جنگیں نہیں چاہتا ہے، ہمیں پتا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ انڈیا کی حرکتیں ایسی تھی، مجھے پتا تھا کہ یہ ڈراما فالس فلیگ آپریشن ہے. اس کی میں تو 4 مہینے سے کہہ رہا تھا وہ لڑائی کرے گا، وہاں سے حملہ کرے گا. حملہ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے یہ آپریشن جو کیا تھا فالس اس لیے دہشت گردی خود کیا اور ہمارے اوپر ڈال دیا، کیونکہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آتا تھا، تحقیقات پہ نہیں، تھرڈ پارٹی انکوائری پہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ایم یہی ہے. اس کے بعد پھر ان کی جو حرکت تھی، جو کچھ تھا، جو ہماری تیاری تھی، جس حوالے سے جو ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی، ہمیں پتا تھا کہ ہم نے جواب سخت دینا ہے. اور آپ کو پتا ہے ریٹیلیشن کا جواب بڑا زبردست، ریٹیلیشن جو بندہ کرتے ہے تو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے. پھر ڈپلومیٹک فورسز بھی یہ تھی کہ تمام جتنی بھی اچھا، لیکن بنگئی صاحب اس پر تو انڈیا کو بھی اندازہ نہیں تھا اور بیرونی دنیا کو بھی اس بارے میں اندازہ نہیں تھا. آپ کو کیسے اندازہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت خوفناک جواب دے گا؟ دیکھیں سر، گزشتہ 10-15 سال میں ہم نے جو ترقی کی ہے نا، یہ ہائی ٹیک وار ہے. ٹھیک. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو آپ دنوں میں کرتے تھے اب منٹوں میں آپ کر لیتے ہیں. صحیح. اب دیکھنا 40 میں نے پہلے بھی بتایا کہ 40 منٹ میں آپ نے اڑا کر کے رکھ دے. انٹرنیشنل کمپنی کو بھی نقصان ہوا اور ان کا جو ہونا تھا ہونا وہ تو ہو گیا ہے. وہ یہ دیکھیں پھر آپ کا ایک چیز ہوتی ہے کہ میں کہتا تھا کہ ہمارے مطلب ہے کہ انٹیلیجنس، سرویلینس اور ریکانسیس، یہ جو چیزیں ہوتی ہے نا، یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی کتنی ترقی ہوئی ہے. 1971 توڑا ہے. ہمیں پتا تھا کہ جنگ جو ہے نا اب وہ لینڈ سے زیادہ ہوا میں ہوگی اور اس کے لیے ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں جی ان سے اندازہ تھا کہ ہم نے مسئلہ تو سٹرائک کا تھا. ٹھیک. ڈرون کیپیبلٹی تھی، ان چیزوں پہ تھا کہ ہم تیار ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلی بار کیا کہ ہمارے پائلٹ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے لاک کر کے جس طریقے سے ہٹ کیا ہے. اچھا نہیں، یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نے بھی کہا، ایک تو اور ذرائع سے بھی یہ خبریں آئیں کہ ہم نے یہ جو 5, 6 یا 7 جتنے بھی طیارے گرائے ہیں اس سے زیادہ گرا سکتے تھے لیکن ہم نے یہاں تک گرا. تو کیونکہ دشمن نے جب آپ پہ حملہ کر دیا تو پھر تو اس پہ جتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. کیوں ہم نے جو ہے وہ سلیکٹیو سا کام کیا؟
मैं साहब ये जो चीज़ होती है ना, इसमें जो है वो आप किसी को केयर एंड स्पेयर नहीं होते वार में जी, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ये एक कम्बिनेशन, एक स्ट्रेटेजी है, एक ऐसी है जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है कि जो एक तो चीज़ ये है कि हमने अपना डिफेंसिव पोस्चर दिखाना था, ठीक, और लार्ज स्केल वार जो है ना एयर कम्बैक्ट हम नहीं चाहते थे, और जो हमारे को हमने काउंटर करना जरूरी समझा हमने उसको किया। दुनिया को हमने बताना था कि हम ये नहीं करते हैं, जो हमारे लिए खतरा थे हमने उसको हिट किया। अगर हम एग्रेशन करते तो हमने उड़ा करके रख देना था, 20 की 20 उड़ा देने थे। ये आपने एक स्ट्रेटेजी होती है वार में। ठीक, हमने एक जो हमारा पोस्चर है पीस का वो दुनिया को दिखाना था। ठीक ठीक ठीक। बंगी साहब बहुत सारी बातें करने वाली, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।